नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सबों के बीच में वही कंटिन्यूअस सीरीज जिसकी हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपकी एमसीक्यू चल रही है, वो ही कंटिन्यू चलेगी, जो कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का हमारा सेशन उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ेगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको थोड़ा पीडीएफ मिल जाए तो हमारा काम बेहतर हो जाए, तो उन लोग के लिए भाई एक थोड़ा सा छोटा सा सजेशन है कि आप हमारी जो है कि वेबसाइट पे जाओगे, गूगल पे जाओ और वहाँ पे सर्च कर लो जो है कि globali.org। तो जो है कि आपका ऐसा स्क्रॉल खुल के आएगा और उस पे जो है कि आपको टेस्ट वगैरह या फिर पीडीएफ वगैरह जो भी डाउनलोड करना हो आप लोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, और हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, और जो ये है कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स, यानी एलिवेटर्स में किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एलिवेटर्स का मतलब क्या होता है। एलिवेटर्स का मतलब ये होता है कि भाई जो लिफ्ट आप यूज करते हो उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेटर्स। क्या बोलते हैं? एलिवेटर। लिफ्ट को क्या बोलते हैं? एलिवेटर। अब इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो एलिवेटर यानी लिफ्ट है उसपे कभी 2 आदमी बैठेंगे, कभी 4, कभी 6, कभी 10, कभी 1 है। इसका मतलब क्या है? उसका लोड क्या है? लोड क्या है? हमेशा वेरी करने वाला है। लोड क्या है? वेरी करने वाला है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब यदि लोड वेरी ना हो तो आपको जो है कि कांस्टेंट स्पीड चाहिए, तो आप हमेशा करोगे शंट यूज, यानी शंट मोटर। लेकिन लेकिन जब जो है कि लोड भी वेरिएबल हो और आपको स्पीड भी जो है कि कांस्टेंट चाहिए, तो आप कौन सा यूज करोगे? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सा यूज करोगे? कम्युलेटिव कंपाउंड यूज करोगे। क्यों यूज करोगे? क्योंकि जो आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड है वो आपको जो है कि 3 प्रकार की गति प्रदान कर सकती है। एक होती है ओवर, यानी यदि ओवरलोड हो, यानी 2 से फिर 2 आदमी से 4 आदमी बढ़ जाए, 6 आदमी बढ़ जाए, लोड चेंज हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये ओवर स्पीड दे करके जो है कि आपको गति को लगभग कांस्टेंट बना देती है। एक होता है फ्लैट और एक होता है अंडर। इसका मतलब ये है कि लोड यदि वेरिएबल हो तो आप कौन सा यूज करोगे मोटर? डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। चलिए, बाकी आपको पता है डीसी सीरीज मोटर के बारे में। भाई डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है? वेरी हाई होता है। और स्पीड क्या होती है? वेरी हाई होती है। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे स्टार्टिंग टार्क की बहुत हाई आवश्यकता हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे करंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिफरेंशियल कंपाउंड के बारे में यदि आगे क्वेश्चन आएगा मैं काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज जनरेटर, यानी डीसी सीरीज जनरेटर में मोटर है ना भाई, हाँ, डीसी सीरीज मोटर में रेटेड स्पीड से बिलो यानी नीचे की स्पीड आपको चाहिए, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप फील्ड को कंट्रोल करोगे तो हमेशा स्पीड रेटेड स्पीड से हाई होने वाली है। लेकिन लेकिन जब आप आर्मेचर को कंट्रोल करोगे, जब आप आर्मेचर के कंट्रोल करोगे, आपकी स्पीड रेटेड स्पीड से लो आने वाली है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे खुद बताओ कि भाई फील्ड डाइवर्टर तो होगा नहीं, कि मैं कल ही काफी डिटेल में डिस्कशन करा दिया हूँ। फील्ड इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टर इज द बेस्ट आंसर। आर्मेचर डाइवर्टर विल बी द बेस्ट आंसर। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड मैं कल ही बताया था कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड एक वार्ड लियोनार्ड मेथड है जो कि आने वाला है आगे, और मैं काफी डिटेल में अध्ययन इसके बारे में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये वाला क्या बोलते हैं, रेटेड स्पीड से नीचे आना है, तो सॉरी आपका आंसर कौन सा होगा? डी। आंसर कौन सा होगा आपका? डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग,
यानी रनिंग के दौरान यदि कोई 4 पॉइंट स्टार्टर है और उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, रेजिस्टेंस कट जाए, यानी रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, यानी कम कर दिया जाए, तो क्या होगा? आप मुझे बताओगे कि भाई रेजिस्टेंस का मान घटेगा, इसका मतलब ये है कि करंट का मान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? करंट का मान बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि जो फ्लक्स होता है किसी भी मोटर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट की। यदि यहाँ पे जो है कि रेजिस्टेंस घट रहा है यानी करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो आप मुझे बताओगे कि भाई स्पीड का फार्मूला क्या होता है? आप बताओगे भाई स्पीड का फार्मूला होता है ये, और ये होता है, इसका मतलब यहाँ 5 बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है तो स्पीड घटेगी। जब स्पीड घटेगी तो आप मुझे खुद बताओगे कि आंसर कौन सा सही है। आप मुझे बताओगे कि सर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रशेस रिक्वायर्स इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में, यानी डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन ब्रश की कंपोजिशन क्यों की जाती है, यानी कार्बन की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाई मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये सपोज दैट मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा ये है कम्यूटेटर, ये मेरा क्या है? कम्यूटेटर। ठीक, और कम्यूटेटर के ही ऊपर क्या लगा होता है? आपका ब्रश। क्या लगा होता है? ब्रश लगा होता है। ठीक है, और ब्रश क्या करता है? ब्रश के दो काम है, ब्रश के दो काम है। पहला, पहला क्या है? टू टू सॉरी, ये क्या हो गया भाई? चलिए चलिए, टू टू कलेक्ट द करंट, टू कलेक्ट द करंट, यानी करंट को क्या करता है? कलेक्ट करता है, पहला। दूसरा क्या करता है? दूसरा क्या करता है? टू रिड्यूस दी स्पार्क, स्पार्क को क्या करता है? रिड्यूस करता है, यानी घटाता है। क्या करता है? घटाता है। आपको पता होगा, मैं कल अभी पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कम्यूटेटर क्या करता है? कम्यूटेटर क्या करता है? करंट को एक ही दिशा प्रदान करता है, यानी यूनिडायरेक्शनल बनाता है, यूनिडायरेक्शनल बनाता है। लेकिन लेकिन जो हमारी ब्रश होती है वो क्या करती है? उस करंट को इकट्ठा यानी कलेक्ट करती है, और और जब आप लोड लगाते हो तो एमएनए और जीएनए का ऑलरेडी आपके सामने जिक्र हो चुका है पिछली क्लासों में। जब एमएनए चेंज होता है तो जो है कि स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग को खत्म करने का काम कौन करता है? हमारा कार्बन। हमारा क्या करता है? कार्बन ब्रश। क्या करता है? कार्बन ब्रश। अब कितने भाई को ये मेरे से पूछेंगे कि सर यदि कार्बन जो है कि पे जो है कि स्पार्किंग खत्म करता है तो क्या कार्बन पे स्पार्किंग का इफेक्ट नहीं होता है? भाई बिल्कुल होता है, क्या नहीं होगा? भाई आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके स्पार्किंग होगा उसका इफेक्ट कार्बन ब्रश पे भी होगा, लेकिन लेकिन जो कार्बन ब्रश होती है, लेकिन जो कार्बन ब्रश होती है उसका आपसे पूछ दिया जाए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई? मेल्टिंग पॉइंट यानी जिसको आप बोलते हो गलन बिंदु, वो होता है 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे जब क्लासों में ड्राइव पढ़ोगे, ड्राइव चैप्टर होता है, तो आपसे पूछेगा कि एक होता है एसी ड्राइव और एक डीसी ड्राइव। तो भाई उस पूछेगा कि एसी ड्राइव डीसी ड्राइव की अपेक्षा अधिक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसका कारण यही है कि भाई ये हमारा डीसी मोटर है, ये डीसी ड्राइव एक तरह से डीसी ड्राइव की तरह काम करेगा, और इसमें क्या है? स्पार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, कार्बन कार्बन यानी कम्यूटेटर और कार्बन के बीच स्पार्किंग ज्यादा हो रही है, तो इस स्पार्किंग को बहुत ज्यादा लेवल तक हमारा जो है कि कार्बन मास थोड़ी सह सकता है, 3550 डिग्री सेंटीग्रेड ही सह सकता है। इसकी वजह से ही हम डीसी जनरेटर या फिर मोटर का उतना उपयोग नहीं करते, उतना उपयोग नहीं करते। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क? नहीं भाई, प्रोटेक्ट फ्रॉम आर्मेचर रिएक्शन। नो, आर्मेचर रिएक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम तो भाई आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग करती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करती है, ये तो बता चुका हूँ। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम ओवरलोडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लास्ट आपका है रिड्यूस स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, नहीं कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? स्पार्क को। तो आपका आंसर डी सही है,
आपका आंसर कौन सा सही है? डी सही है। चलिए, अभी कितने भाई लोग को ये नहीं पता होगा भाई कम्यूटेटर सेगमेंट किसका बना होता है, तो अभी ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है कि कहां पर आपका जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो बना होता है कॉपर सेगमेंट से। किससे? कॉपर से। और वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, किससे? माइका से। ये ऑलरेडी आपके बीच में डिस्कस हो चुका है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टार्क एंड स्पीड इनिशियली विथआउट लोड। यानी कोई भी डीसी सीरीज मोटर है तो स्टार्टिंग के टाइम पे जो है कि उसकी स्पीड और उसकी जो टार्क है वो बहुत ही हाई होता है। क्यों ऐसा ये पूछा है? ऐसा ये पूछा है तो मुझे आप खुद बताओगे पहले टार्क का फार्मूला क्या होता है? टार्क का फार्मूला होता है मेरे भाई पी जेड बाई 2 पाई ए इंटू 5 इंटू IA, 5 इंटू IA। और यदि आप स्पीड की बात करो तो स्पीड का फार्मूला सभी मेरे भाई को पता है, VS-EB बटे बटे 5A या फिर 5SC, क्योंकि ठीक। अब आप डीसी एक बार सीरीज मोटर के बारे में थोड़ा सा इसका वो बना लो तो समझोगे। ठीक है, ये हमारा पेन हो गया। चलो, अगर मैं यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की थोड़ा सा चित्र बनाऊं तो आप लोग समझोगे जरा। ठीक, मैंने चित्र बना दिया डीसी सीरीज मोटर का। अब आप बताओ कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, सपोज दैट आपका लोड में यदि स्टार्टिंग टाइम पे है तो उसमें करंट जीरो फ्लो होगी। कोई सपोज दैट कोई लोड ही ना लगा तो करंट जीरो फ्लो होगी, स्टार्टिंग पे जीरो फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैक ईएमएफ कुछ भी नहीं होगा। और जब बैक ईएमएफ नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? ईबी इक्वल टू जीरो होगा। ईबी इक्वल टू जीरो होगा, पहली बात। दूसरी बात की जो है कि जो कि आपको पता है जब लोड नहीं लगा है तो इसमें कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है, यानी आई इक्वल टू जीरो। जब आई इक्वल टू जीरो इसका मतलब यह है कि करंट के कारण ही तो भाई फ्लक्स होता है, करंट के कारण ही फ्लक्स होता है। इसका मतलब क्या है? फाइव इक्वल टू जीरो। अब फाइव इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि एन इक्वल टू वी एज, और ईबी ऑलरेडी जीरो हो गया था, लेकिन यहाँ पे फाइव का मान आप जीरो रखोगे तो क्या एन का मान इन्फिनिटी नहीं आने वाला है? क्या एन का मान इन्फिनिटी नहीं आने वाला है क्या? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब यह है कि भाई स्टार्टिंग टाइम पे जो आपका बलागुड़ होगा और गति होगी वो वेरी हाई क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि उसमें जो है कि बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो पाया होता है। बैक ईएमएफ यानी क्या होता है? अब्सेंस होता है किसमें? आपके आर्मेचर वाइंडिंग में। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? ए। ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? ए। ठीक है, चलिए। और आपसे पूछता है स्टार्टिंग टार्क भाई वेरी हाई क्यों होता है? स्टार्टिंग टार्क वेरी हाई क्यों होता है? तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक टार्क का फार्मूला लिखा था, जो लिखा था टाउ इज इक्वल टू पी जेड बाई 2 पाई ए इंटू 5A इंटू IA। अब बताओ यदि सीरीज मोटर है तो IA विल बी प्रोपोर्शनल टू 5A, यानी IA इज इक्वल टू 5A। इसका मतलब अगर ये सारी चीजें तुम कांस्टेंट मान लो, टाई इज प्रोपोर्शनल टू IA गुड़े IA, यानी टाउ इज इक्वल टू IA स्क्वायर। टाउ इज इक्वल टू IA स्क्वायर। इसका मतलब क्या? अगर मैं करेंट और टार के बीच में ग्राफ बनाऊं, इसका मतलब यह है कि अगर टार्क हमारा 2 होगा, सॉरी, यदि हमारी जो करंट होगी 2 एम्पियर होगी, इसका मतलब टार्क क्या होगा? 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा। अगर मैं करंट, मेरी करंट जो है कि 6 होगी, सपोज दैट 6 एम्पियर, तो हमारा जो टार्क होगा वो क्या होगा? सचा के 36 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये आने वाला है। ठीक, क्या आने वाला है? ये आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि टार्क, अब जब से पूछ दे कि भाई डीसी सीरीज मोटर है उसमें टार्क और करंट के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना टार्क और करंट के बीच का रिलेशन टाउ इज प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर होता है। IA स्क्वायर होता है। ठीक, और इस क्वेश्चन के लिए आपका बेस्ट आंसर कौन है? ए है, क्योंकि भाई बैक ईएमएफ जो है कि उत्पन्न ही नहीं हो पाया होता है। ठीक, चलो
अगला क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड, यानी कोई डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, कोई डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, उसको स्टार्टिंग करने से पहले जो है कि शॉर्ट सर्किट उसकी सीरीज वाइंडिंग को क्यों किया जाता है। तो इसको करने से पहले थोड़ा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में भाई थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये मेरी डिफरेंशियल कंपाउंड की सीरीज वाइंडिंग हो गई, ये मेरी शंट वाइंडिंग हो गई, और ये मैंने सप्लाई दे दिया, ये मैंने क्या दे दिया, सप्लाई दे दिया। ठीक है भाई, चल अब आपको पता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, सारे मेरे भाई को पता होगा कि VS माइनस EB बटे फाई रिजल्टेंट, और फाई रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि यदि सीरीज बाइंडिंग होती तो फाई SC होता, सीरीज मोटर होती तो फाई SC होता, शंट मोटर होती तो फाई SS होता, और कम्युलेटिव कंपाउंड होता तो फाई SH प्लस फाई SE होता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल बोला है, इसका मतलब फाई SH माइनस फाई SE होगा। क्या होगा, फाई SH माइनस फाई SE होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे भाई अगर आप एक बात सोचो, आप एक बात सोचो कि किसी भी मोटर में हम यूज करते हैं स्टार्टर, तो क्यों यूज करते हैं भाई, स्टार्टर किसी भी मोटर में हम इसलिए ही यूज करते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग के टाइम पे जो उसकी करंट होती है आर्मेचर की, वो रेटेड करंट का कम से कम 5 से 7 गुना होती है। क्या होती है, 5 to 7 टाइम्स होती है। क्या होती है, 5 to 7 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको पता होगा, थोड़ा सा एक चीज ध्यान दो कि यहाँ का क्या है, रेजिस्टेंस वेरी हाई है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और इसमें जो है कि जाने वाली, अब यहाँ सप्लाई वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज ड्यू टू पैरेलल, वोल्टेज भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है भाई। वोल्टेज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ का करंट कांस्टेंट, इसका मतलब करंट कांस्टेंट, तो यहाँ का फ्लक्स भी कांस्टेंट, यानी फाई एस हमारा होगा मैक्सिमम टाइम क्या होगा, लगभग और लगभग हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अब जो है कि सपोज दैट यहाँ पे लोड लगा दिया, लोड लगाओगे तो भाई इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होके यहाँ पे आएगी फाई एस, यानी ISE जो है कि करंट फ्लो होगी, और जो है कि फाई एस सी, ISC प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ISC प्रोपोर्शनल टू फाई SC। इसका मतलब ये है कि लोड बढ़ेगा यानी करंट बढ़ेगी, आर्मेचर का करंट तो आर्मेचर का फ्लक्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सपोज दैट किसी टाइम पे, इसका मतलब है कि सपोज दैट किसी टाइम पे फाई एस का मान हमेशा जो है मैं बताया कि 20 है। क्या है, 20 है। अगर किसी टाइम पे जो है कि फाई एस ई का मान यदि स्टार्टिंग टाइम पे, किस टाइम पे नहीं, स्टार्टिंग टाइम पे, क्योंकि भाई हाई होता है, 5 से 7 गुना होता है। अगर ये सपोज दैट इससे ज्यादा होकर के 40 हो गया, इसका बराबर मतलब क्या, -20 आ गया। अब मुझे बताओ कि टार का फार्मूला क्या होता है। टार का फार्मूला मैं अभी बताया कि PZ बाई 2 पाई A इंटू फाई इंटू आई। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका फाई तो रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, तो फाई का मान एक्चुअली क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, निगेटिव। इसका मतलब ये कि निगेटिव टार्क उत्पन्न होगा। क्या होगा, निगेटिव टार्क उत्पन्न होगा। अब निगेटिव टार्क उत्पन्न होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप मोटर को घुमाना चाहते थे उसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में जो है कि टार्क लगेगा, और आपकी मोटर किस पे रोटेट करने लगी, दूसरे डायरेक्शन में। क्या, दूसरे डायरेक्शन में। पहला केस ये था, पहला केस। दूसरा केस, किसी, आप बताओ यदि किसी टाइम पे, यदि किसी टाइम पे मेरे भाई, यदि किसी टाइम पे जब ये घटते घटते जो है कि हाई एस एच का मान, हाई एस एच का मान हाई एस ई के बराबर हो जाए, तो भाई फाइव एस एच माइनस फाइव एस तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एन बराबर वी एस माइनस ई बी बटे जीरो। इसका मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब यह है कि विपरीत दिशा में तो मोटर रोटेट करने लगी थी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। उसके बाद जब जो है कि अपने रेटेड करंट, आर्मेचर करंट अपने रेटेड करंट के पास आएगी, तब जाके जो है कि फाई एस एच और फाई एस ई जो थी, तो फाई एस ई तब जाकर लो होगी, तब और ये हाई होगा, तब जो है कि एक नॉर्मल स्पीड पे रोटेट करेगा। इसका मतलब ये है
इसका मतलब यह है कि आपसे कभी एग्जाम से में पूछ दे कि वह कौन सी डीसी मोटर होती है, वह कौन सी डीसी मोटर होती है जो कि स्टार्ट करने पे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करे, क्या स्टार्ट करने पे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करे, तो भाई आंसर कौन सा सही होने वाला है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन सा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्यों क्यों क्योंकि भाई जब आप लोड लगाओगे तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग के टाइम पे जो है कि रेटेड करंट का जो है कि 5 से 7 गुना करंट लेगी, इसके कारण रेटेड फ्लक्स का 5 से 7 गुना फ्लक्स भी जनरेट होगा। जब फ्लक्स जनरेट होगा इसका मतलब ये है कि भाई आपका टोटल फ्लक्स निगेटिव आएगा, टोटल फ्लक्स निगेटिव आएगा तो हमारा टार्क यानी बलागुड निगेटिव आएगा, बलागुड निगेटिव आएगा तो भाई जानते हो क्या होगा, विपरीत दिशा में घूमेगा। ठीक है, तो आप एक भाई अब बताओ इसके, अब इस समस्या को दूर करने के लिए करते क्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती, सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी, उसको उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं मेरे भाई कि यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट, जब यहाँ से शॉर्ट कर दिए तो करंट यहाँ से आएगी और इस रास्ते से होती हुई फिर मोटर में चली जाएगी, यानी इस बाइंडिंग का कोई मतलब नहीं रहा, इस बाइंडिंग का कोई मतलब नहीं रहा, यानी यह वर्क एज ए शंट मोटर, वर्क एज अ शंट मोटर, यानी शंट मोटर की तरह कार्य करने लगेगा। कब, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यही तो पूछा है कि डिफरेंस कपल मोटर में शुरू करते समय श्रेणी पथ को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, हमने इसलिए किया क्योंकि भाई वहां पे डायरेक्शन जब पहले नॉर्मल कंडीशन थी तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में हो जा रही थी, फिर स्पीड हाई हो जा रही थी तब नॉर्मल हो रहा था। तो इसको खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया और हमारी एक जो है कि फिक्स डायरेक्शन जिसपे चलनी चाहिए थी मोटर उस डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो अब मुझे बताओगे कि आंसर कौन सा सही होने वाला है। To reduce the starting torque, to increase the speed of motor, to decrease the speed of motor, to maintain the proper direction of rotation, to maintain the proper direction of rotation। ठीक है भाई, चलो तो समझ आ रहा है कि नहीं, अगर मैं चीजों को डायरेक्ट बोलता है अरे चलो बी सही है चलो, तो भाई रटना क्या, रटना इस ऑप्शन को कभी यहाँ पे उठा पटक दिया, इसको इधर पटक दिया, तो भाई आप क्या करते हैं। ठीक है, तो चीजों को मैं क्या बोलता हूँ, चीजों को आप समझो, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को क्या करना है, समझना है, क्योंकि भाई समझे रहोगे तो थोड़ा सा घुमा के पूछ देगा तो आप भी घुमा लोगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर, यानी आर्मेचर को बैलेंस करने का सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो है कि तरीका कौन सा है। तो भाई एक बात समझो, आप कोई कार वार के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता होगा तो देखता होगा कि भाई कार में होता है जो आपका क्रैंक सॉफ्ट, उसके साथ लगा होता है एक फ्लाईव्हील। ठीक है, तो वो भी फ्लाईव्हील भी क्या करता है, उस सॉफ्ट के साथ क्या करता है, घूमता रहता है। तो आप भी जब आर्मेचर है, आर्मेचर को क्या करता है, हमेशा घूमते वाला पार्ट है, तो उसमें हम कौन सी यूज करेंगे भाई, डायनेमिक बैलेंसिंग। कौन सी यूज करेंगे, डायनेमिक बैलेंसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, यानी डीसी स्टार्टर के रेजिस्टेंस को स्टार्ट करने के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, यूरेका है, नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कांस्टेंटम है। पहली बात आपके मैं बता दे रहा हूं, आपके निमी जहां से आपकी आईटीआई का जो है कि एग्जाम पैटर्न यानी एग्जाम के पेपर्स बनते हैं उसका ऑप्शन ए सही दिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई जो यूरेका है ना, भाई जो यूरेका है ना उसी का दूसरा नाम कांस्टेंटम होता है, यूरेका का ही दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंटम होता है। तो आप मुझे बताओ कौन सा सही करोगे, क्या आपका निमी सही है, क्या क्या निमी सही है क्या, चलो कोई बात नहीं, खैर हम सबको समझना है। देखो आपसे पूछ दे कि यूरेका या फिर कांस्टेंटम किससे बना होता है, आप बोलोगे सर 84% कापर, सर 12% मैग्नीज, सर 4% निकिल, इनको मिला के क्या बना होता है आपका यूरेका और आपका कांस्टेंटम। तो भाई जब एक ही चीज है, क्वेश्चन भी जब ऑप्शन अलग अलग दे दिया तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन आप देखो जब भी करोगे, आप जब भी करोगे अपने अकॉर्डिंग यही सही करोगे, क्योंकि भाई ये आपका जो है दिया है तो हम आपकी चीजों को वो नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई सही गलत कुछ भी हो वो तो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। ठीक है,
लेकिन भाई आपको एग्जाम जो है कि पास करना है तो इसके लिए आपका आंसर ए सही होता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अभी अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक चीज मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस जब हम यूज कर रहे हैं स्टार्टर में तो यही सब मटेरियल क्यों है? किसी भाई को पता हो या ना हो, मैं ये बता देना चाहूँ कि जितने भी सारे के सारे जो है कि मटेरियल है ना, जितने भी ये सारे के सारे मटेरियल हैं, सारे के सारे लगभग जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अभी कितने मेरे भाई को पता ही नहीं होगा कि भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। देखो, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यह है कि इसका हिंदी होता है ताप गुणांक। इसका हिंदी क्या होता है? ताप गुणांक। और जीरो डिग्री टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यह है कि इनका तापमान आप कितना भी बढ़ाओ, इनके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, इनके रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनका यूज हम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट का हम मटेरियल का यूज करते हैं। एक होता है कंडक्टर, जिसको आप क्या बोलते हो? चालक। क्या बोलते हो? चालक। तो जो चालक होता है यानी कंडक्टर होता है, उस जैसे नॉर्मल आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर वगैरह हो गया, ठीक है, इन सब में जो कि आप तापमान बढ़ाओगे तो इनकी जो है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी धनात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ है, मटेरियल है। कौन? चालक। लेकिन लेकिन ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे मटेरियल हैं, मेटल हैं, इन सब का जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इन सब मटेरियल का आप जो है कि तापमान बढ़ाओ या फिर घटाओ, इसके रजिस्ट्रेशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए ठीक है, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इसीलिए इसका मतलब ये है कि भाई इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने और बोलता है, क्या बोलता है भाई कि विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेट एट द कांस्टेंट स्पीड अंडर वेयरिंग लोड। मतलब अंडर वेयरिंग लोड यानी लोड आपका बार बार चेंज हो रहा हो, फिर भी जो है कि आपकी स्पीड जो है कि क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अलग अलग लोड पर नियत गति से चलती है। न जाने कितने क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यदि लोड चेंज ना हो, लोड चेंज ना हो तो आप हमेशा क्या करोगे? शंट मोटर। लेकिन यदि लोड वेरी हो तो आप क्या करोगे? कम्युलेटिव कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सी यूज करोगे भाई? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और वो भी कौन सी वाली? लॉन्ग शंट वाली। कौन सी वाली? लॉन्ग शंट वाली। अब कोई मेरा भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि सर लॉन्ग शंट का मतलब क्या है, शॉर्ट शंट का मतलब क्या है। यदि किसी मेरे भाई को ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में दिक्कत है, तो इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो देखोगे, उसमें एक क्वेश्चन आया, उसमें सारे मैं जो है कि डिटेल में अध्ययन कराया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलो अगला है कि हाउ नो वोल्टेज कॉइल इज कनेक्टेड इन अ 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर। यानी डीसी शंट मोटर में जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, ठीक है, उसमें नो लोड कॉइल कैसे जुड़ी होती है। तो भाई देखो, इसमें दिया होगा डायरेक्टली। देखो, ये आपका जो है कि 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया। क्यों? क्योंकि एक 3 पॉइंट का मतलब, इसको 3 पॉइंट कहते क्यों, ये समझो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल आया एक टर्मिनल, दूसरा दूसरा जो आपकी ये मोटर है, आपकी क्या है? ये मोटर है, और मोटर की वाइंडिंग है शंट वाइंडिंग, इस क्योंकि शंट मोटर है। दूसरा टर्मिनल इसके फील्ड से कनेक्ट है, तीसरा टर्मिनल इसके आर्मेचर से कनेक्ट है। 3 टर्मिनल हो गए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। क्या बोलते हैं भाई? 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है भाई। चलो अभी आपसे क्या पूछ रहा है? अभी आपसे पूछ रहा है कि जो ये हमारी क्या है? एनवीसी यानी नो वोल्टेज कॉइल। क्या ये क्या है? थोड़ा सा अच्छा बड़ा कर दे क्या? चलो तो थोड़ा सा बड़ा कर दे, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब क्या होगा? दिख रहा होगा। चलो ये क्या है आपका? नो वोल्टेज कॉइल। नो वोल्टेज कॉइल का ही एक दूसरा नाम है होल्डिंग कॉइल। ठीक है, आप और एक आपकी होती है ओवरलोड कॉइल, यानी OLR, या फिर ओवरलोड रिले भी इसको बोलते हैं। तो देखो भाई, ओवरलोड नो वोल्टेज जो कॉइल है उसकी वाइंडिंग किससे कनेक्ट है भाई? सीरीज फील्ड की, सीरीज के सीरीज में जुड़ा है। ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के किसमें जुड़ा है? तो सीरीज में जुड़ा है। तो भाई देख लो किसमें जुड़ रहा है। चलो ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि भाई सीरीज वाइंडिंग के
फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में। तो देखो डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई गलत बात है, कनेक्टेड टू सीरीज विथ आर्मेचर गलत बात है, आर्मेचर वाला तो ये है, आर्मेचर वाला तो ये यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ चला गया। चलो कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर, नहीं पैरेलल थोड़ी है भाई। कनेक्टेड इन सीरीज विथ शंट फील्ड वाइंडिंग, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में यही जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा होने वाला है? डी। कौन सा सही होने वाला है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। चलो अभी अगला क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, मतलब चित्र में जो दिखाया गया है वो कौन सी प्रकार की वाइंडिंग है। तो मैं इसको आपको सिंपल से तरीका बता देता हूँ इसको समझने का। देखो आप देखो एक यहाँ, एक्सक्यूज मी एक मिनट, चलो अभी देखो ये आपका क्या है, कम्यूटेटर, 1 2 3 4। देखो पहली वाइंडिंग यहाँ गई, यहाँ से होते होते यहाँ आई, एक तो छोड़ दिया। दूसरी बाइंडिंग यहाँ गई, यहाँ से होते होते यहाँ आई, फिर एक तो छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि अगर बीच में एक गैप आए, बीच में एक गैप आए तो भाई क्या हो जाएगी? डुप्लेक्स। क्या होगी? डुप्लेक्स। एक गैप के लिए डुप्लेक्स, दो गैप के लिए ट्रिप्लेक्स, तीन गैप के लिए टेट्राप्लेक्स। ठीक है, टेट्राप्लेक्स। ठीक, यदि कोई गैप ना होता, इसका मतलब यह है कि अगर कोई गैप ना होता, ये बाइंडिंग यहाँ जाती और यहाँ से फिर दूसरे में आ जाती, यानी जो तीसरे में गई ऐसा काम ना करती, यानी सटा हुआ होता तो सिंप्लेक्स होता। एक गैप है तो डिप्लेक्स। ठीक है, ट्रिप्लेक्स कब होता मैं बताया कि दो गैप होता तब, यदि अगर सिंप्लेक्स कब होता जब कोई गैप ना होता तब। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है आप खुद बताओ भाई। एक गैप है तो दिस इज द डुप्लेक्स, आपका आंसर नंबर ए सही होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड, यानी चित्र में जो दिखाया गया ग्राउलर है वो कौन सा है, वो कौन सा है। तो मैं आपको कल ही बताया हूं कि ग्राउलर दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। और जब जो है कि इसके कम्यूटेटर सेगमेंट को एक हेक्सा ब्लेड के थ्रू जो है शॉर्ट कर देते हो, तो यदि स्पार्किंग हो तो वहां पे शॉर्ट सर्किट, यदि स्पार्किंग ना हो तो ओपन टेस्ट सर्किट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। चल जो चीज ज्यादा समझाने लायक नहीं है मैं वो नहीं समझाता हूं, लेकिन जो चीज समझाने लायक है वो भाई आप लोगों को समझाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन है कि विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल स्पीड एंड बिलो ओवर स्पीड, यानी कौन सी वह मेथड है, वह कौन सा मेथड है जिसमें जिसमें आपको आपको जो है कि रेटेड स्पीड से ज्यादा और कम दोनों प्रकार की गति प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा भी चित्र बना रहा हूं आपके सामने। आपके सामने ये मैंने मोटर बना दी, कौन सी मोटर, जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको क्या करना है, स्पीड कंट्रोल करना है। रेटेड नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड से ऊपर भी और रेटेड नॉर्मल स्पीड से नीचे भी। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये एक मेथड है जिसका नाम है वार्ड लियोनार्ड मेथड, जो कि आपका नंबर आपका डी सही होने वाला है। लेकिन वार्ड लियोनार्ड मेथड को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि वार्ड लियोनार्ड मेथड क्या करता है, क्या करता है। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड मेथड में क्या करते हैं, पहले आप जो है कि एक बस बार लेते हो। अब जो है कि बस बार को यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सप्लाई देते हैं। कौन सी देते हैं भाई? डीसी सप्लाई देते हैं, लेकिन कौन सी? सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड देने का मतलब कारण क्या है मैं अभी समझ जाओगे यहाँ पे। और उसके साथ साथ डीसी तो आपको मिल गया, डीसी ये सिस्टम। उसके बाद आपको एक जो है कि एसी मोटर भी चाहिए, सिंगल फेज एसी मोटर, जो किसको घुमाएगी? आपके जनरेटर को। इसका मतलब क्या है कि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जो आपकी वाट लियोनार्ड मेथड है थोड़ा सा जो है कि महंगी है। क्या है? थोड़ा सा महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि यहाँ पे आपको भाई देख रहे हो कि यहाँ पे एक मोटर, इसको आपको क्या करना है, जिसको कंट्रोल करना है, वो उसके साथ साथ
उसके साथ साथ सेपरेटली एक्साइटेशन के लिए बस बार और एक जनरेटर और एक इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए एसी सप्लाई। तो ये थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें फायदा क्या है समझो। फायदा ये है कि पहला केस क्वेश्चन आपसे 5-6 पूछेगा, वही सारे के सारे मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पहला पूछेगा कि जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है वो कौन सा मेथड है, तो आप बोलोगे सर ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। कैसे है अभी बताऊंगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये किन किन मेथड का जो है कि सम होता है, आप बोलोगे सर इसमें आर्मेचर तथा फील्ड कंट्रोल मेथड दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्या? आर्मेचर कंट्रोल तथा फील्ड कंट्रोल दोनों को के योग का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपसे मैं बताऊं, थर्ड ये है कि आपसे पूछेगा कि यदि पहला केस आपसे पूछेगा कि यदि डीसी मोटर की डायरेक्शन को चेंज करनी हो तो आप क्या करोगे। भाई डायरेक्शन को चेंज करने के लिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मैं लिख दे रहा हूं DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जो आप सेपरेटली एक्साइटेशन दे रहे थे किसको, डीसी जनरेटर को, उसकी जो है कि डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए जनरेटर की सप्लाई, यानी सॉरी सप्लाई नहीं, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन उलट देंगे। क्या? का कनेक्शन उलट देंगे। अब ऐसे होगा कैसे भाई, जब आप यहाँ पे इसके कनेक्शन को बदलोगे तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स का मान विपरीत दिशा में। फ्लक्स का मान विपरीत दिशा में करने का मतलब क्या है कि जो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान विपरीत दिशा में, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान जब विपरीत दिशा में होगा तो आपको यहाँ जो है कि ये जनरेटर क्या है, इसको यानी मोटर को सप्लाई दे रहा है, तो इसमें जो है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहला। दूसरा केस आपसे पूछे कि यदि रेटेड स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करनी हो, तो रेटेड स्पीड से कम प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, जो एक्साइटेशन अलग से आप दे रहे हो वहीं से जो है कि सप्लाई वोल्टेज का मान ही कम कर दोगे। और जब सप्लाई वोल्टेज का मान ही कम कर दोगे तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई, स्पीड बराबर होता है ये, अगर सप्लाई वोल्टेज का मान ही कम कर दिया तो भाई अपने आप स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको रेटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड पाना है, तो क्या करोगे। आप देख रहे हो कि जो मोटर है इसके फील्ड वाइंडिंग में मैंने एक रेजिस्टेंस R लगाया है जो कि क्या है, वेरिएबल है, जो कि क्या है, वेरिएबल हो, क्या है भाई, वेरिएबल है। तो आप मुझे बताओगे यदि यदि मैं यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, इसका मतलब है कि जब आप इसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ाओगे तो इसमें करंट का मान क्या होगा, आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट का मान घटेगा, और करंट का मान घटने का मतलब क्या है, फ्लक्स का मान घटेगा, और फ्लक्स घटेगा इसका मतलब क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये रहा आपका वार्ड लियोनार्ड मेथड, ये रहा आपका क्या, वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो आपका क्वेश्चन था कि दोनों यानी नॉर्मल गति से ऊपर भी और नीचे भी मिल जाएगा, किसमें, वार्ड लियोनार्ड मेथड में। नॉर्मल गति से नीचे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लाई वोल्टेज से ही एक्साइटेशन कम करना पड़ेगा। आपको नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड चाहिए, आपको यहाँ का रेजिस्टेंस वेरी कर देना पड़ेगा। आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करनी है, यहाँ से जो है कि आप जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग की कनेक्शन को उल्टा कर दोगे, आपको जो है कि रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको पूछेगा कि ये कौन सा मेथड है भाई, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। आपसे पूछेगा किन किन का समेशन है, भाई आर्मेचर और फील्ड दोनों का समेशन है। ठीक है भाई, चल मेरे ख्याल से समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। चलिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो एक बार रिवर्स करके देखोगे सब समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हेवीली, यानी कम्यूटेटर क्यों चमकते हैं। तो मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है कि इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ऑप्शन करेक्ट सेकंड है कि इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, थर्ड है इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फोर्थ है इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन। तो आप बताओगे कि ब्रश की मैं कल बताया था, एक शब्द होता है MNA, एक शब्द होता है GNA। अब जो है कि नॉर्मल कंडीशन में MNA और GNA एक ही पे होते हैं, लेकिन जब जो है कि आप लोड लगाओगे
लोड लगाओगे तो जो है कि आर्मेचर फ्लक्स जनरेट होगा, जो कि फील्ड फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, और एमएनए चेंज हो जाएगा। जब एमएनए चेंज हो जाएगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रश अगर रहा होता तो स्पार्किंग होती ही नहीं। तो क्या ऑप्शन आपका सही होने वाला क्या है, ऑप्शन आपका सही होने वाला है आंसर नंबर ए, जो कि बोल रहा है कि ब्रश की गलत स्थिति। ब्रश की गलत स्थिति यानी ब्रश यदि हमारा एमएनए पे होता तो ऐसा होता ही नहीं, चूंकि एक्चुअली जीएनए पे है तो ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलो अगला समझते हैं। अगला ये है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर। यदि कोई डीसी मोटर रन कर रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्रिया क्या है। ऑप्शन क्या है, असिस्ट द अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन बी है अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। तो भाई आप लोग जानते हो कि कोई सी भी मोटर चल रही हो, ठीक है, ये मेरी मोटर है, ठीक है, आपने यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया, यहाँ पे करंट आई ए गया, जिसके कारण आई ए आर ए ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे क्या है ई बी इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज है। तो यही पूछ रहा है कि ए ई बी है, ये क्या करता है। तो भाई हमेशा और हमेशा पता होना चाहिए लेंज लॉ कि ये क्या करता है, हमेशा और हमेशा क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है, यानी अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अगला है विच मोटर हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक, जो यानी कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है स्पीड और ये टार्क, और ये टार्क, ये किसका है। तो भाई कितनी बार बता चुका हूं, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, संट की होती है। किसकी होती है, संट मोटर की होती है। चलो अगर आप यदि ऐसे होता तो ये किसका हो जाता, ये किसका हो जाता, ये किसका हो जाता मेरे भाई, ये कंपाउंड का हो जाता, कंपाउंड का हो जाता। ऐसा हो जाता तो ये डिफरेंशियल का हो जाता, लेकिन एक्चुअली इसने कवर्ड करना नहीं है, दिया है हल्का सा, तो ये आपका स्टंट का है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि वही वही बताता ना कि जो डीसी स्टंट मोटर में क्या है, लोड बढ़ेगा तो थोड़ा सा करंट क्या होती है, चेंज होती है, करंट क्या सॉरी स्पीड क्या होती है, घटती है। तो नॉर्मल कंडीशन मेरी स्पीड तो ये थी, लेकिन थोड़ा सा घट रहा है, थोड़ा सा घट रहा है, तो ये डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको क्या क्या, क्या बोलते हैं, इसको एक शब्द बोलते हैं कि स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, चलो अभी अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन अ 4 पॉइंट स्टार्टर। यानी कोई 4 पॉइंट स्टार्टर है, तो उसमें उसमें रेजिस्टेंस आप जोड़ रहे हो, तो उसका कारण क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यही था ना भाई। क्यों इसमें ऐड करते हैं, ये एक्चुअली 3 पॉइंट स्टार्टर है, लेकिन 4 पॉइंट यदि होता तो उसमें हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो ऐड करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही हो उसको क्या किया जाए, यानी नो वोल्टेज कॉइल की करंट को क्या किया जाए, लिमिट किया जा सके। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, और रेजिस्टेंस घटाओगे तो आपका करंट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, करंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप देखो आंसर क्या है, पहला ही दिखा रहा है मेरे को कि लिमिट कंट्रोल करंट इन एनबीसी। एनबीसी का मतलब नहीं पता होगा तो लिख लो भाई, एनबीसी का मतलब है कि नो वोल्टेज कॉइल, नो वोल्टेज कॉइल। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं कि अगला बोला है व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ थिक वायर। यानी कोई डीसी सीरीज मोटर है, कोई डीसी सीरीज मोटर है, उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटी क्यों होती है। मैं आपसे एक बार बता चुका हूं कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है किसकी, संट की, उसकी रेजिस्टेंस हम रखते हैं हाई। यदि संट होता तो मैं उसका रेजिस्टेंस हाई रखता। क्यों हाई रखता, क्योंकि क्योंकि उस संट के लिए एक वाइंडिंग इधर होती, भाई संट के लिए तो एक वाइंडिंग इधर होती। जब इसकी आप रेजिस्टेंस लो रखते तो सारी का सारी करंट जो है कि इधर ही आ जाता। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है रोयल बाई ए होता है। क्या होता है, रोयल बाई ए। अब इधर रेजिस्टेंस हाई रख रहे हो, इसका मतलब क्या है, एरिया कम, यानी पतला रखना पड़ेगा। क्या, पतला रखना पड़ेगा। ये तो संट के लिए था, ये क्या है, संट के लिए। लेकिन यहाँ पे सीरीज में बोला है कि मोटा क्यों रखते हो, मोटा रखने का मतलब समझो,
ये मोटा रखते हैं, तो मोटा के लिए क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्या होता है रो एल बाई ए। अब मोटा होगा इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम होगा, तो वही पूछ रहा है कि मोटा क्यों रखते हैं भाई, ताकि रेजिस्टेंस कम हो। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको पता है कि यहीं पे तो आपका लोड वगैरह लगता है, यहीं पे आपका लोड वगैरह लगता है, तभी ना जो है कि रेजिस्टेंस कम से कम होगा और अधिक से अधिक लोड पर करंट मिलेगी, अधिक से अधिक लोड पर करंट मिलेगी। अगर यही चीज मैं इसको रेजिस्टेंस को हाई कर देता तो ऐसा ना होता। तो देखो भाई कौन सा है, फर्स्ट है टू रेगुलेट फील्ड वोल्टेज, नहीं, टू कैरी द लोड करंट, जी वही तो बता रहा हूँ, टू मैक्स कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस, जी नहीं, टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, जी नहीं। तो बी ऑप्शन बता रहा है कि लोड करंट को ले जाने के लिए, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड करंट कैरी कर सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, मोटा तार यूज करते हैं, किसका, सीरीज जनरेटर, सीरीज मोटर का, किसका, डीसी सीरीज मोटर का। चलो अभी अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच टाइप ऑफ द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड। तो देखो देखो चीजों को इसमें देख रहे हो, यानी जो चित्र दिखाया गया है उसमें स्पीड कंट्रोल का चित्र दिखाया गया है, इसमें फील्ड आपकी ऐसे 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 होती हुई यहाँ आ गई, फिर ऐसे 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 होती यहाँ आ गई, फिर ऐसे हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया। इसका मतलब ये है कि जो फील्ड वाइंडिंग में उसमें मैंने ना तो टेपिंग किया, ना कोई डाइवर्जन किया, कुछ भी नहीं किया, क्या किया, दोनों फील्ड को दो भागों में बांट के एक दूसरे के पैरेलल कर दिया, यही तो है पैरेलल, यही ना है भाई, इसको आगे पीछे करने से क्या होता है, यही है पैरेलल कर दिया। तो इसका मतलब इसमें कोई विधि नहीं लगाया भाई, फील्ड पैरेलल मेथड, और कुछ नहीं किया, डाइवर्जन नहीं किया, टैपिंग नहीं किया, आर्मेचर की बात ही नहीं है, आर्मेचर की तो बात ही नहीं, आर्मेचर उससे दूर दूर का नाता ही नहीं इससे, ठीक है। तो फील्ड को क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन आप सबके बीच में, आपका आखिरी और 100वां क्वेश्चन आपके बीच में है कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर सीरिंग मशीन। सीरिंग मशीन के लिए यानी कतरनी मशीन के लिए निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाएगी। तो भाई एक बात समझो, कतरनी का मतलब यह है कि स्टार्टिंग टाइम पे लोड हाई हो, लेकिन जो है कि हटा लो, फिर जो है कि नॉर्मल लोड चलने लगे, मतलब नॉर्मल लोड हो जाए। तो एक शब्द आता है इंटरमिटेंट लोड, क्या होता है, इंटरमिटेंट लोड। अब इंटरमिटेंट लोड का मतलब ये होता है कि बीच बीच में रुक रुक के काम करना। तो कतरनी मशीन का भी काम वही है, जैसे कि आप पेपर मिल वगैरह में देखो, पेपर मिल वगैरह की यदि बात करें तो वहां पे पेपर छप रहा है, फिर हट जा रहा है, फिर मशीन चलती रही है, फिर जो है कि छप लग रहा है, फिर लोड बढ़ जा रहा है, फिर हट जा रही है। तो बार बार लोड घटने और बढ़ने के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये यही वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। और आज की क्लास यहीं तक, और मुझे उम्मीद है कि भाई लोग, आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि जो चीज ना समझ में आती हो तो कमेंट करो और बताओ कि सर ये क्वेश्चन का ये चीज नहीं समझ में आया, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो टाइम काफी ज्यादा हो गया है, आप लोग उब भी जाते हो मुझे पता है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई ऊर्जा के साथ, ठीक है, धन्यवाद भाई।